होटल आर्किड मैरियट के 27वें फ्लोर पे शानदार ऑफिस पार्टी चल रही थी। पार्टी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में ऑर्गेनाइज की गई थी। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने पिछले 15 दिनों में 18 घंटे का डेली शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट अपने डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो गया था। शायद इसी खुशी की वजह से उस कंपनी के ऑनर ने अपने ही 5 स्टार होटल में अपने एम्प्लॉयज़ को विद फैमिली इनवाइट किया था। पार्टी अपने पूरे स्वभाव पे थी। पिछले 15 दिनों में उन्होंने जो एक्सर्जन और फ्रस्ट्रेशन झेला था, उसके सामने यह पार्टी तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर भी अपने लवर्स के साथ होने की खुशी में खुश है सब और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। सामने से एक 30 साल का आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ चारों तरफ से घिरा हुआ उस पार्टी हॉल में एंटर करता है। लंबे कद और ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के साथ उसकी वेल मेंटेन मस्कुलर बॉडी खूब जच रही थी। कस्टमाइज ग्रे चेक पैंट विद फॉर्मल बॉडी फिट मरून शर्ट में उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कुछ ज़्यादा ही उभर कर आ रहे थे। वो इतना हॉट एंड सेक्सी था कि उसकी पर्सनालिटी देखकर लड़कियां खुद को संभाल न पाए। वो जितना हॉट एंड सेक्सी था उतना ही रूड और एरोगेंट भी। उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसकी एरोगेंसी की कहानी बयां करता था। उसका गुस्सा ऐसा कि डर भी एक बार डर जाए। कम बोलना उसकी आदत थी। जनरली लोगों से मिलना बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी बिजनेस की दुनिया में मस्त आए दिन कामयाबी की नई सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। वैसे तो उसके कई तरह के बिजनेस हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्री, मेडिसिन फैक्ट्री, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन कंपनी। इन सब बिजनेस को एक ग्रुप में जोड़ा गया था, सूर्यवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। प्यार, रिश्ते, इमोशन, विश्वास जैसी चीज़ों पे भरोसा नहीं था उसे। रुद्र का मानना था कि उसके पास दिल नहीं है, वो सारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करता है। इन सब के बीच बस एक अच्छी बात थी कि उसके अंदर वो एक बहुत ही बड़ा महाकाल का भक्त था। उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन महाशिवरात्रि हुआ करती है। बाकी उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उसे अगर कुछ नज़र आता था तो सिर्फ पैसा, पावर और प्रॉपर्टी। उसने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए लिया था। उसके फैमिली से उसका रिश्ता भी सिर्फ सरनेम की वजह से जुड़ा था। सूर्यवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ रुद्र सूर्यवंशी बाएं हाथ पे रोलेक्स डायटोना की लिमिटेड एडिशन सिल्वर ब्लैक वॉच और आंखों पे लग्जोटिका SPA की स्पेशल एडिशन की सेट चढ़ाए अपने सभी एम्प्लॉयज से मुखातिब होता है। रुद्र के एंट्री करते ही सारे लोगों की नज़रें उस पर जम जाती है। म्यूजिक ऑफ हो जाता है। सारे रुद्र को देखने लगते हैं। लड़कियां तो रुद्र को देखकर ऐसे आहें भर रही थी मानो वो अपनी नज़रों से ही रुद्र को स्कैन कर रही हो। हेलो एवरीवन, ये पार्टी मैंने नहीं, मेरे सो कॉल्ड फादर एंड अंकल आप सबके एंजॉयमेंट के लिए रखी है। ये पूरी वेन्यू आप लोगों के लिए बुक है। यहाँ की एक चीज़ आप लोगों के लिए फ्री है। बस मुझे यहाँ कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। जिसे ड्रिंक डाइजेस्ट नहीं होता वो ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर किसी को भी मैंने ड्रिंक करने के बाद किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए या छेड़ते हुए पाया तो रुद्र सूर्यवंशी उसे खुद गोली मार देगा। रुद्र सूर्यवंशी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं। एक और बात, मैं कभी दूसरा मौका नहीं देता। अब आप अपनी सो कॉल्ड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कहकर विक्रांत वहाँ से निकल जाता है। रुद्र की बातें सुनकर कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी छा जाती है। सब दबी जुबान में कह रहे थे, कितना एरोगेंट है ये बंदा, इसे तो ठीक से बात करनी ही नहीं आती। पता नहीं आखिरी बार इसने मीठा कब बोला होगा। कुछ पल के बाद म्यूजिक ऑन हो जाती है। धीरे धीरे सब रुद्र की बातों को भूलकर एंजॉय करने लगते हैं। रुद्र वेन्यू से निकलकर बाहर की तरफ जाता है तो उसकी नज़र ओपन टेरेस पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की चेयर पर बैठकर चांद को एकटक निहारे जा रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर मध्यम मध्यम पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो इस धरा पर। जैसे वह इस शोर शराबे से दूर शांति तलाश कर रही थी। उसके घुंघराले बाल मध्यम चल रही हवाओं में बलखा रहे थे, जिन्हें वह हर थोड़ी देर में अपने हाथों से समेटने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसने एक ब्लैक सिमरी बॉडी फिट नी लेंथ पार्टी वियर ड्रेस पहनी थी, जिसको वो बार बार अपने हाथों से घुटनों के नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। कोई भी उसे देखकर यह कह सकता था कि वो इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। रुद्र की नज़रें ना चाहते हुए भी कुछ पल के लिए उस पर ठहर जाती है। मायूसी की चादर ओढ़े वो लड़की कभी मुड़कर अंदर चल रहे पार्टी को तो कभी बस चांद को निहार रही थी। पार्टी के अंदर चल रही लाउड म्यूजिक उसे परेशान कर रही थी। रुद्र कुछ पल रुककर उसे देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ईसा ईसा पीछे से चिल्लाता हुआ
एक लड़का उसके पास आता है। वो लड़की पलटकर देखती है तो हाथों में ड्रिंक लिए एक लड़का उसकी ओर चला आ रहा था। अरे यार ईशा, तू यहाँ बैठी है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। कोई नहीं तो यह ड्रिंक पकड़, चल साथ में ड्रिंक करते हैं। उस लड़के ने बड़े मस्ती भरे मूड में कहा। नहीं अमन प्लीज़, मुझे ड्रिंक नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो पार्टी में भी बस तुम्हारी वजह से आई हूँ। प्लीज़ चलो ना, चलते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्यारी सी मगर परेशान आवाज़ में उस लड़की ने जवाब दिया। क्या यार ईशा, जब से आई है तब से जाने की रट लगा रखी है। अपने लाइफ में कभी 5 स्टार होटल देखा भी है तूने? आज ऑफिस की वजह से इतनी अच्छी पार्टी एंजॉय करने को मिल रही है। एक तो है कि बार बार मूड स्पॉइल किए जा रही है। अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। चल ये ड्रिंक पकड़। नहीं अमन प्लीज़, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है ड्रिंक करने की। प्लीज़ मेरी बातों को समझो ना, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। ईशा ने एक बार फिर अपनी परेशानी अमन के सामने जाहिर की। अजीब लड़की है यार तू। एक तो मैं अपनी फैमिली की जगह तुझे लेकर आया ताकि तुझे ये दुनिया दिखा सकूं, और तू है कि मेरे लिए एक ड्रिंक तक नहीं कर सकती। क्या मैं तेरी ज़िंदगी में कुछ भी अहमियत नहीं रखता? क्या तू मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकती? लड़के ने जानबूझकर लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया था। अमन के काफ़ी देर मान मनावल करने के बाद ईशा ने बड़ी मुश्किल से हाथों में ड्रिंक का गिलास पकड़ लिया था। गिलास के हाथ में पकड़ते ही उसे अजीब सी स्मेल आने लगी, जिसे बर्दाश्त कर पाना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। ईशा अजीब सी शक्ल बनाकर उस गिलास को देखे जा रही थी। ई कितनी बदबू आ रही है इसमें से, जो अमन का मूड खराब कर देने के लिए काफ़ी था। थोड़ी देर में एक कांच के गिलास की टूटने की आवाज़ आई। ईशा ने सर उठाकर देखा तो अमन ने अपने हाथों में पकड़ी गिलास जमीन पर पटक तोड़ दी थी। ईशा ने जब अमन का गुस्से भरा चेहरा देखा तो ईशा की आंखों में कुछ पानी की बूंदों ने अपनी जगह बना ली थी। बमुश्किल अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ईशा के मुंह से इतना ही निकल पाया था, आई एम सॉरी अमन, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अमन ने एक नज़र ईशा को घूरा और बिना कुछ बोले पार्टी के अंदर चला गया। ईशा हताश से बस अमन को जाता हुआ देखती रह गई। उसे अब अपने आंसुओं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। ईशा अपने प्यारे से चेहरे को अपने दोनों हाथों के पीछे छुपा कर रोने लगती है। उसे अब यहाँ बहुत घुटन हो रही थी। वो बस किसी भी तरह यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि उसे यहाँ अपने साथ लाने वाला भी अमन ही था, जो अभी थोड़ी देर पहले उससे गुस्सा होकर वापस अंदर चला गया था। कुछ देर बाद अमन वापस उसे अपने पास आता हुआ दिखाई दिया। इस बार भी अमन के हाथों में तो कांच की गिलास थी। अमन ईशा के पास आता है और गिलास टेबल पर रख देता है। धीरे से उसने ईशा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी ईशा, मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे भी तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए था। अब मैं तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कभी फोर्स नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अमन ने अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़ कर कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी ईशा, प्लीज़ अब मुस्कुरा दो। ईशा भी मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है। अमन ने ईशा से कहा, अच्छा बाबा, अगर अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो प्लीज़ कम से कम यह ऑरेंज जूस तो पी लो। देखो मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आया हूँ। ईशा अब टेबल पर रखा हुआ ऑरेंज जूस उठा लेती है और पीने लगती है। अमन उसे देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर वो दोनों वहीं बैठकर बातें करते हैं। धीरे धीरे ईशा जूस का ग्लास फिनिश कर देती है। कुछ देर बाद ईशा को सर में कुछ भारीपन महसूस होने लगता है। सर घूमने लगता है उसका। धीरे धीरे आंखों में भारीपन ने अपनी जगह बना ली थी। अमन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो उसमें कुछ था क्या? अपने सर को पकड़े हुए ईशा अमन से इतना ही पूछ पाई थी, क्या हुआ? ऐसा तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? अमन ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ, मेरा सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कहते हुए ईशा अमन के कंधों पर बेहोश हो जाती है। ईशा ईशा ईशा, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ईशा, मेरी तरफ देखो। उसके गालों को थपथपाकर अमन ने घबराते हुए उससे पूछा। ईशा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर अमन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अमन ईशा को अपनी बाहों में उठाकर इस होटल के सबसे टॉप फ्लोर पे ले जा रहा था, जहां उसने ऑलरेडी एक रूम का इंतजाम कर रखा था। उसका एक कजिन इसी होटल में मैनेजर है। उसी से जुगाड़ भिड़ाकर उसने यहाँ पर एक रूम का इंतजाम किया था। उस होटल में आए मैनेजर को बस इतना ही पता था कि उस फ्लोर पर कोई आता जाता नहीं है और उसके कमरे हमेशा ही बुक्ड होते हैं, पर रहता कोई नहीं। इसी वजह से उस मैनेजर को यह जगह सबसे सेफ लगी थी। थोड़ी देर में अमन ईशा को अपनी बाहों में उठाए सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां ऑलरेडी उसका मैनेजर कजिन उसका वेट कर रहा होता है। मैनेजर, आ गया तू? जल्दी कर, जल्दी से इस मैना को रूम में लेकर जा, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ साथ में देख ले। यह रही रूम नंबर
3302 की खींच। चल तू मजे कर, कहते हुए वो अजीब नज़रों से बेहोश ईशा को देखता है। एक तिरछी मुस्कान के साथ वहाँ से चला जाता है। अमन जल्दी से उसे रूम नंबर 3302 में लेकर जाता है और ईशा को बेड पर लिटाकर रूम लॉक कर देता है। कमरे में हल्की पीली मध्यम रोशनी थी। बड़े से कांच की खिड़की से छनकर आती चांदनी की शीतल रोशनी ईशा के मुखड़े पर गिर रही थी, जो उसके रूप सौंदर्य को और निखार रही थी। अमन अब अपने ऊपर नियंत्रण खो चुका था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसके करीब बैठकर चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहता है, आज आई हो तुम मेरी पकड़ में मेरी बुलबुल। इतना तड़पा हूँ तुम्हें पाने के लिए। तुम्हारे रूप ने मुझे दीवाना बना दिया था। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें पाने के लिए। कितने पापड़ बेले, कितना झूठ बोला, तुमसे प्यार का नाटक किया। आज जाकर मुझे अपनी मेहनत का फल मिला है। फाइनली आज तुम मेरी बाहों में हो। अमन ईशा को देखते हुए जोर से एक शैतानी हंसी हंसने लगता है। रुद्र की धमकी से बेखबर अमन जिन मंसूबों को लेकर इस पार्टी में आया था, अगर उसकी हल्की सी भी खबर रुद्र को लग गई तो रुद्र क्या कहर बरसाएगा अमन के ऊपर। ये तो तीनों लोगों के ज्ञाता स्वयं ब्रह्मा जी की समझ से भी परे था। कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो सबसे पहला साथ बुद्धि छोड़ती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ हाल अमन का भी था। हालांकि जब रुद्र अपने धमकियों के गोले बरसा रहा था तो अमन वहाँ से नदारद था। उस वक्त वो अपनी कजिन मैनेजर के साथ रूम की सेटिंग करने में व्यस्त था। इस बात से अनजान अमन जाने अनजाने में खुद यमराज को अपनी मौत का न्योता दे आया था। अमन ईशा के पूरे बदन पर हाथ फेर रहा था। वो ईशा के मनमोहक रूप पे मंत्रमुग्ध हो चुका था। सही गलत के भेद को भूलकर उसके अंदर वासना का समंदर हिलोरे मार रहा था। अमन धीरे धीरे ईशा के चेहरे पर झुकने लगा। इससे पहले कि वो अपना घिनौना खेल शुरू कर पाता, अमन को फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी, जो कि काफ़ी लाउड थी। ना चाहते हुए भी इम्पोर्टेंट कॉल होने की वजह से अमन को फ़ोन उठाना पड़ा। थोड़ी देर बाद अमन फ़ोन में बिजी हो गया। इधर धीरे धीरे ईशा को होश आने लगा था। उसका सर अभी भी भारी था। उसे बुरी तरह सर दर्द हो रहा था। बहुत मुश्किल से उसने अपनी बोझिल पलकें खोली तो शुरू के कुछ देर उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है और किसके साथ है। उसके कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। कुछ दूर में उसे अमन किसी से फ़ोन पर बात करता हुआ दिखाई पड़ा। उसे यह समझते देर न लगी किस मंसूबे के साथ उसे यहाँ लाया गया है। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी उस कमरे से बाहर जाने के लिए। वो कभी भी पूरी तरीके से नशे से बाहर नहीं आई थी। खुद को संभालते हुए वह किसी तरह दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि अमन को एहसास हो गया कि ईशा जग चुकी है। अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा तो खुल गया, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाती अमन ने उसे धर दबोचा। अरे इतनी आसानी से बचकर कहाँ जा रही है मेरी जान? अमन जहरीली आवाज़ में बोला। छोड़ दो मुझे। अमन तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मुझे घर जाना है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। ईशा गिड़गिड़ाते हुए बोली। इतनी आसानी से तुझे कैसे छोड़ दूँ मेरी बुलबुल? बस एक बार मेरी चाहत पूरी कर दे, फिर तू जहाँ बोलेगी मैं तुझे वहाँ छोड़ दूँगा। अमर जबरदस्ती उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोला। बेचारी इस कसमसा कर रह गई। जोर से खुद को छुड़ा पाना मुश्किल था। एक तो पहले ही उसके लिए अमन के जोर से खुद को छुड़ा पाना मुश्किल था, ऊपर से वो नशे में भी थी। वो बस अमन से खुद को छुड़ा देने के लिए दुहाई किए जा रही थी। अमन ने उसे लगभग घसीटते हुए वापस बिस्तर पर ला पटका। देख मेरी बुलबुल, मान जा आराम से, तुझे तकलीफ कम होगी, वरना मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा ही। अमन उसके ऊपर आते हुए बोला। ईशा रोते हुए बोली। तुम इतना गिर जाओगे या मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुम बहुत ही नीच और पापी इंसान हो। क्या भरोसा? क्या भरोसा लगा रखा है? मैंने नहीं कहा था तुझे कि तू मुझ पर भरोसा कर। और तू ना अपनी ये चिक चिक बंद कर, वरना मुझे और भी कई तरीके आते हैं तेरा मुंह बंद करवाने के लिए। अमन खींचकर उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए बोला। ईशा बेतहाशा रोई जा रही थी और बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अमन गुस्से में उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा देता है। ईशा लगातार खुद को बचाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। अचानक उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे एक फ्लावर वास पे जाती है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसके हाथ में वाश आ ही जाती है। अमन किसी गंदे कीड़े की तरह ईशा के शरीर पर रेंग रहा था। ईशा ने अपना सारा जोर लगाकर वाश अमन के सर पर दे मारा।
अमन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो अपना सर पकड़कर दूसरी तरफ निढाल हो गया। ईसा जल्दी से खुद को समेटकर कपड़े ठीक किए और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो बेतहाशा भागे जा रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ईसा बाहर लॉबी में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और किधर जाए। नशा अभी भी उस पर हावी था। उससे लॉबी में जो भी दरवाज़ा दिख रहा था उसे नॉक करती जा रही थी, जैसा कि उस फ्लोर पर और कोई नहीं था। ईसा के लाख मदद मांगने के बावजूद भी कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प, जोर जोर से चीखते हुए आगे बढ़ रही थी। उससे आगे एक दरवाज़ा दिखा जिसके सामने डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था। शायद कमरे के अंदर लाइट ऑन थी, जिसकी वजह से हल्की हल्की रोशनी बाहर भी आ रही थी। कमरे के अंदर कोई लड़का कानों में हेडफोन्स लगाए शायद अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था। ईसा जोर जोर से मदद की गुहार लगाई जा रही थी। शायद उस लड़के को आवाज़ हो चुका था कि बाहर कोई है। इससे पहले कि ईशा फिर से मदद के लिए आवाज़ लगाती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ धर दिया था। उसकी आवाज़ गले में घुटकर रह गई। मेरी रानी, तेरी पुकार सुनने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। कानों में जहर घोलती हुई आवाज़ ईशा को सुनाई दी। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से छूट जाएगी मेरे हाथों से? नहीं मेरी जान। जब तक मैं अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर लूँ तुझे यहाँ से कोई बचा नहीं सकता। ईसा को समझ आ गया था कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि अमन ने ही पकड़ा है। अमन उसे खींचते हुए वापस उस कमरे की तरफ ले जा रहा था। ईसा लगातार निरर्थक हाथ पैर चलाए जा रहे थे। ईसा को एक आवाज़ सुनाई थी। ऐसा लगा जैसे जिस दरवाजे को अभी वो नॉक कर रही थी वह खुल रहा है। ईसा ने उम्मीद भरी नज़रें उस दरवाजे पर टिका दी। इससे पहले कि वह दरवाज़ा पूरा खुलता, वो शख्स बाहर आ पाता, अमन ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया था। ईसा की आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। जिस कमरे को ईसा ने नॉक किया था उसका दरवाज़ा अब खुल चुका था। वह शख्स बाहर आता है, लॉबी में इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाता है, लेकिन उससे कहीं कुछ नज़र नहीं आता। वो वापस डोर बंद करके अंदर चला जाता है। अमन ने एक बार फिर ईसा को बिस्तर पर पटक दिया था। ईसा के बालों को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए अमन ने डरा देने वाली नज़रों से ईसा को घूरा। अब तक बहुत प्यार से तेरे साथ पेश आ रहा था, लेकिन लग रहा है तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अब मैं दिखाऊंगा तुझे अपना असली रंग, कहते हुए अमन जोर जोर से हंसने लगा। ईसा ने डर के मारे अपनी आंखें मीच ली थी। उसे बचने का अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह मन ही मन बस लगातार भगवान को याद कर रही थी। अमन ने गुस्से में 2-4 थप्पड़ ईसा के गालों पर जड़ दिया और उसकी कमर के पास आकर उसके ऊपर बैठ गया। अमन अपनी जहरीली मुस्कान के साथ अपने शर्ट की बटन खोलने लगा। एक बार फिर वो ईसा के चेहरे और गर्दन के पास बेतहाशा चुम रहा था। उसने धीरे से ईसा की स्लीव नीचे सरकाने की कोशिश की। इससे पहले कि वह स्लीव नीचे कर पाता, एक जोरदार आवाज़ के साथ उसके रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। धड़ाम! अमन ने पीछे पलटकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अमन बुरी तरह चौंक गया था। वो पीछे की ओर पलट के देखता है। पीछे खड़े इंसान को देख अमन शॉक्ड रह जाता है। अमन को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे साक्षात यमराज के दर्शन हो गए हों उसे। मानो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति पैदा हो गई थी अमन के लिए। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, रुद्र सूर्यवंशी था। यह पूरा फ्लोर सिर्फ और सिर्फ रुद्र के लिए बुकड रहता था, लेकिन इसकी जानकारी उस नए आए मैनेजर को नहीं थी जिसने इसी फ्लोर का एक कमरा अमन को दे दिया था। रुद्र की आंखों में खून उतर रहा था। उसकी नज़र जब रोती बिलखती ईसा पर पड़ी तो कुछ पल के लिए वह ठहर गया। हाँ, यही तो वो लड़की थी जिसे वो थोड़ी देर पहले देख रहा था। अमन की पकड़ ढीली होते देख ईसा दौड़कर रुद्र के पीछे छुप जाती है और पीछे से उसकी बाजुओं को पकड़ कर कहती है, प्लीज 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 हेल्प मी। वो मेरे साथ जबरदस्ती। पूरी तरह से डरी हुई ईसा के मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। हकलाते हुए बस वो इतना ही बोल पाई थी। अमन तो अपने सामने रुद्र को देखकर अपने सेंसेस में ही नहीं रहा था। उसे वहां से भागने का कोई भी तरीका नजर नहीं आ रहा था। गुस्से की ज्वाला उभर रही थी रुद्र की आंखों को देखकर। अमन को इतना तो समझ आ गया था कि आज उसे ऊपर वाला भी रुद्र के हाथों नहीं बचा सकता, क्योंकि इतने सालों में वह उसके ऑफिस में काम कर इतना तो जान ही गया था। रुद्र किसी की गलती कभी नहीं माफ़ करता, उसकी सज़ा मौत से भी बदतर होती है। अब वह बस मन ही मन अपनी आसान मौत की दुआ ऊपर वाले से कर रहा था। रुद्र की आंखों में खून उतर आया था, उसके जबड़े बीच गए थे। वह अपनी बड़ी बड़ी आग उगल रही आंखों से अमन को घूरे जा रहा था। रुद्र अपनी पर्सनल ज़िंदगी में चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक फंडा उसका बड़ा क्लियर था, उसे लड़कियों की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी।
हालांकि उसे लड़कियां ही पसंद नहीं थी, वह लड़कियों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता था। लेकिन फिर भी कोई भी मर्द लड़कियों के साथ बदतमीजी करे, उनके साथ जबरदस्ती करे, यह रुद्र को गंवारा नहीं था। ऐसे करने वाले शख्स की रुद्र की नज़र में बस एक ही सजा थी, मौत। अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए रुद्र अमन की तरफ बढ़ रहा था। रुद्र को अपनी तरफ बढ़ते देख अमन को ऐसा लग रहा था जैसे ही यमराज स्वयं गदा लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे हों। वह धीरे धीरे पीछे सरकता जा रहा था। रुद्र उसकी तरफ बढ़ रहा था। अमन पीछे सरकते सरकते दीवार से जा लगा। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अमन की आंखों में मौत का भय और बेचारगी देखकर रुद्र के चेहरे पर एक अजीब सी डेविल स्माइल उभर आई थी। रुद्र ने अमन की कॉलर पकड़ी और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर दे मारा। अमन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, आ! रुद्र सिर्फ एक पंच पर ही नहीं रुका, वह लगातार बस उसे मारे जा रहा था। इतनी मार खाकर अमन तो क्या, अमन के फरिश्तों की भी रूह कांप उठती। रुद्र लगातार अमन को पीटे जा रहा था। कहा था ना मैंने, जिससे ड्रिंक हैंडल नहीं होती वो ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाएगा। क्लियर नोटिस था ना मेरा, कोई भी लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। और तूने मेरे ही फ्लोर पर मेरे ही सामने एक लड़की के साथ? रुद्र दहाड़ते हुए अमन से पूछे जा रहा था। रुद्र के हाथों इतने पीटने के बाद अमन में इतनी ताकत नहीं बच पाई थी कि उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकल पाए। वह बस अपनी गर्दन लगातार नाक की तरफ हिलाया जा रहा था। जिन आंखों में थोड़ी देर पहले हवस और वासना भरी थी, उन्हीं आंखों में अब डर और दर्द नजर आ रहा था। रुद्र को उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने एक जोरदार पंच अमन के पेट पर दे मारा। वो दर्द से बिलबिला उठा। अमन के मुंह से खून निकल आया था। अमन अब रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। मत मत मारो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माफ़ कर दो मुझे, बह गया था मैं। ईसा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ईसा। अब इससे भी रहम की भीख मांगने लगा था, जिसे थोड़ी देर पहले एक औरत होने का भी इज्जत का ख्याल नहीं कर पाया था। वो ईसा ने डर के मारे अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। ईसा डर और दर्द की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। रुद्र का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो एक जोरदार आवाज में फिर दहाड़ा, जिस लड़की की आबरू के साथ अभी तुम थोड़ी देर पहले खेलने की कोशिश कर रहे थे, अभी उसी से अपनी जान के रहम की भीख मांग रहे हो? शुक्र मनाओ महादेव का, इस वक्त मेरे हाथों में मेरा गन नहीं है, वरना अच्छा की 6 गोलियां उतार देता तेरे सीने में। बहुत मर्दानगी है ना तुम्हारे अंदर, जिसका नमूना तुम जैसे नामर्द सिर्फ और सिर्फ कमजोर औरतों के सामने पेश करते हैं। खुद को मर्द कहते हो ना तुम? कम ऑन, हिट मी, मारो मुझे, मर्द की ताकत दिखाओ, हिट मी, मैं आई सेड हिट मी। रुद्र जोर से चीखा। अमन बिल्कुल बेजान हो चुका था। इतनी मार खाकर किसी भी इंसान के लिए होश में रह पाना लगभग नामुमकिन था। रुद्र उसे तब तक मारता रहा जब तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद रुद्र ने किसी को फ़ोन लगाया। रूम नंबर 3302 में एक आदमी बेहोश पड़ा है। उसे तब तक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जब तक कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस न हो जाए। रुद्र ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर कहा, इस इंसान ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। जो दर्द यह किसी लड़की को देना चाहता था, इसे वह दर्द तब तक महसूस होना चाहिए जब तक इसके शरीर में एक भी कतरा खून हो। जबरदस्ती किसे कहते हैं, रेप का दर्द क्या होता है, इसे तब तक महसूस कराओ जब तक इसकी आखिरी सांस भी इससे नाता ना तोड़ दे। कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। रुद्र की आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आया था। उसने पलटकर देखा तो ईसा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसने ईसा को गोद में उठाया और अपने रूम में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। नीचे रिसेप्शन पर कॉल करके फर्स्ट एड किट और 2 गर्ल अटेंडेंट को बुलाया। वह लड़की जैसे ही कमरे में आई, ट्रीट हर वुमन एंड चेंज हर ड्रेस इमीडिएटली कहते हुए वह रूम से बाहर चला गया। उसकी आवाज़ में एक अलग सा ही रोष था, जिसे सुनकर वह दोनों लड़कियां अंदर तक सहम गई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया था। रुद्र बाहर आकर लॉबी में किसी को फ़ोन करता है। हेलो रॉनी, रूम नंबर 3302 में जो लड़का है, मुझे उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए। और हाँ, सबसे पहले यह पता करो कि उसे इस रूम की किसने दी थी। जिसने भी दी हो, महादेव कसम, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जी सर, मैं पता करता हूँ। फ़ोन के दूसरे तरफ से आवाज़ आई। फ़ोन कट चुका था। उसे अभी ईसा की डर और दहशत से भरी भूरी चमकीली आंखें दिखाई दे रही थी। वह कितनी बुरी तरह से कांप रही थी। पता नहीं क्यों
वो दर्द उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। हालांकि उसे ईसा से कोई लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी वह तकलीफ रुद्र को महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों लड़कियां बाहर आईं। सर झुकाकर रुद्र से कहा, सर, हमने मैम के पाउंड क्लीन करके बैंडेज कर दिया है, उनके कपड़े भी चेंज कर दिए। क्या अब हम जा सकते हैं? रुद्र उन्हें देखे बिना अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों से उन्हें जाने का इशारा कर दिया। दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने कमरे में आया तो देखा ईशा अभी भी बेहोश थी। उसने अपना लैपटॉप और हेडफोन उठाया और दूसरे कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में जाकर रुद्र ने फिर से किसी को फ़ोन मिलाया। अभी जो लड़की मेरे कमरे में है उसके पास किसी अटेंडेंट को भेज दो, और जब वो होश में आ जाए तो उसे सही सलामत घर ड्रॉप करवा देना। कुछ घंटे बाद ईशा को होश आता है। खुद को अनजान कमरे में बदले हुए कपड़े के साथ देखकर वो फिर से घबरा जाती है। उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई दी जो प्यारी सी मुस्कान लिए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा रही थी। लीजिए मैम, पानी पी लीजिए, आपको यहाँ डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। ईशा ने घबराते हुए पानी ले लिया। पानी पीने के थोड़ी देर बाद ईशा उस लड़की से पूछती है, कौन लेकर आया है मुझे यहाँ? मैं कहाँ हूँ? कहीं अमन ने तो आपको नहीं भेजा है? ईशा बहुत घबरा रही थी। रिलैक्स मैम, मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा है। मैं इसी होटल में अटेंडेंट हूँ, इसलिए मुझे आपका ख्याल रखने को कहा गया था। उस लड़की ने बड़े प्यार से ईशा को जवाब दिया। डोंट वरी मैम, मिस्टर सूर्यवंशी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो हम आपको घर ड्रॉप करवा सकते हैं। ईशा उसकी बात सुनकर 2 मिनट गहरी सांस लेकर सोचती रही। फिर मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, क्या आप सच में मुझे मेरे घर ड्रॉप करवा सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल। मिस्टर सूर्यवंशी का भी यही ऑर्डर है कि आपके होश में आने के बाद आपको आपके घर ड्रॉप करवा दिया जाए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं अभी होटल के ड्राइवर से कहकर आपको घर ड्रॉप करवा देती हूँ। ईशा से कुछ भी कहते ना बना, उसने सिर्फ गंदा आँख के इशारे में हिला दी। ओके मैम, आप फ्रेश होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगी, कहकर वो अटेंडेंट वहाँ से नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा बेड से उठती है और वॉशरूम जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। उसके दोनों गाल पूरी तरह से लाल और सूजे हुए थे। अमन के अंगुले के निशान अभी भी उसके गालों पर मौजूद थे। उसके होठों के कोनों से हल्का सा खून लगा हुआ था जो पूरी तरह से सूख चुका था। ईशा बिना रुके अपने चेहरे और हाथों को पानी से रगड़ रगड़ कर धोई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी के गंदे हाथों के निशानों को मिटाने की कोशिश कर रही हो। अपने गालों को जोर जोर से घिसना शुरू कर दिया था, जिससे उसके निशान और गहरे लाल होते चले गए। निशानों को लाल होता देख उसके अंदर का सैलाब फूट पड़ा था। वो जोर जोर से आईने के सामने खड़ी होकर रोई जा रही थी। उसकी चित्कार सुन किसी का पत्थर दिल भी मोम की तरफ पिघल सकता था। जब तक उसके मन में भरे गुबार बाहर न निकल आया, उसने फिर से एक बार अपने चेहरे को पानी से धोया और टॉवल से पोंछकर बाहर निकल आई। उसे अभी भी हल्का हल्का नशा महसूस हो रहा था। सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। जो दर्द आज उसे मिलने वाला था, उस दर्द के सामने इस दर्द की कोई भी बिसात न थी। वो तो उस शख्स की शुक्रिया भी नहीं कर पाई जिसने आज उसकी इज्जत को तार तार होने से बचाया था। वो बाथरूम से बाहर निकलकर एक कमरे में रखे स्टडी टेबल के पास गई। वहाँ से एक नेट पैड और पेन उठाया। उसने उस अनजान शख्स के लिए खुद की इज्जत बताने के लिए एक थैंक यू नोट छोड़ा और सादे कदमों से खुद को संभालते हुए बाहर आ गई। अभी थोड़ी देर पहले हुए हादसे और हल्के नशे के कारण ईशा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर चलते ही फ़ोन पर बात करते हुए सामने से आता हुआ एक शख्स उसकी टक्कर हो जाती है। इससे पहले कि ईशा ज़मीन पर गिरती, उस शख्स ने उसे बाहों में थाम लिया। ईशा ने जोर से अपनी आंखें मीच रखी थी। डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यह एहसास हुआ कि वह नहीं गिरी है, आधी हवा में लटकी है, तो धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। आंखों के सामने गुस्से से लाल तमतमाता हुआ चेहरा आया जो अपने दांतों को भींचे उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था।